तो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी साइंस बेस्ड है। ये अध्याय 4 है। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 3 कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का जो होता है वो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि तरंगे यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में संचारित हो सकती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर करता है। पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पे। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारतम्य कहलाता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य उसके अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जहाँ से कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर होगा, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत ऊर्जा विद्युत परिवर्तित होती है, दृश्य प्रकाश के रूप में बदल जाती है। कैसे, ये देख लेते हैं। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाली धातुओं का तंतु प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत धारा के प्रभाव से अधिक गर्म होकर चमकने लगता है। यह प्रभाव उद्दीप्त यानी इनकैंडेसेंट कहलाता है। इस प्रकार यह विद्युत ऊर्जा को दृश्य या ऊष्मा में बदल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। और डेसिबल असर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक थी। और यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं ध्वनि क्रियाकलाप और डेसिबल स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य शोषण, जो हम लोग सामान्य सांस लेते हैं, वो 10 डेसिबल होती है, उसकी साउंड होती है। फुसफुसाहट होती है जो हमारी, वो 30 डेसिबल करीब होती है। और सामान्य बातचीत 50 से 65 डेसिबल। और ट्रैफिक का जो शोर होता है वो 80 डेसिबल। ट्रेन की आवाज़ जो होती है वो 100 डेसिबल। आर्केस्ट्रा 110 डेसिबल उसकी आवाज़ होती है। और भी देखते हैं, जेट वायुयान यानी उड़ान भरते समय 130 डेसिबल। पटाखों का शोर 145 डेसिबल। रॉकेट लॉन्च 180 डेसिबल की आवाज़ होती है, ठीक। अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंप से है। किससे है? भूकंप से है। क्यों? पृथ्वी के भीतरी स्थित वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप यानी मूल, फोकस अथवा हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहलाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्यों? माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन में एक डायफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगों को आघात से कंपन करने लगता है। इसके कंपन के कारण माइक्रोफोन का अन्य अवयव भी कंपन करने लगता है। यह कंपन एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं, जो दूसरे सिरे पर जुड़े हुए लाउडस्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल जाते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? ये क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। रोएंटजन ने की। किसने? रोएंटजन ने की। क्योंकि एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग हैं,
ठीक है। और इसकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कोनरेड रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में की थी। इसीलिए एक्स किरणों को रोएंटजन विकिरण भी कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। खतरे के सिग्नल लाल रंग की होते हैं, जबकि आंखें पीले रंग की होती है। प्रति अधिक संवेदनशील है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दृश्य प्रकाश वर्णक्रम क्या है? में बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, और सबसे कम लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 10, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए होता है। किसके? विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशोषक पट्टी लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ी होती है। जब यह पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषित करने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तापमान में यह हुआ परिवर्तन प्रतिरोधी थर्मामीटर की सहायता से माप लिया जाता है। अब पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, ठीक है। और मनुष्य जो पराश्रव्य तरंगे, यहाँ पे देखें, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगों का एक प्रकार है। मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है अवश्रव्य तरंगे, दूसरा होता है श्रव्य तरंगे और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे। तो अवश्रव्य तरंगे किसको कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है, यानी सुन नहीं सकता। श्रव्य तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक होती है, मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है, इसको भी नहीं। इस श्रव्य तरंगों को सिर्फ मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, मनुष्य नहीं सुन पाता। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसलिए किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है, यानी कि आयन मंडल। रेडियो तरंगों का संचरण कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। रेडियो तरंगे उच्च तरंग दैर्ध्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह से सामान्य 80 किलोमीटर से लेकर 600 किमी की ऊंचाई पर जो स्थित है, जो इन दोनों के बीच की एरिया है, वो आयन मंडल है। आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों तथा आयनों का उच्च संकेंद्रण है, जिसके कारण निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। रेडियो तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी में के संचार के लिए किया जाता है। और भी क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखेंगे क्या करने की कोशिश की जा रही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो यहाँ लोहे की छड़ में अपेक्षाकृत तेज चलती है, ऑप्शन के अनुसार है, क्योंकि ध्वनि की जो गैसीय चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है, गैस में सबसे कम, उसके बाद अधिक होती है द्रव में, और ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 343 प्रति सेकेंड, जल में 1484 मीटर प्रति सेकेंड तथा सबसे कठोर पदार्थ हीरे में 12,000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसीलिए उपयुक्त विकल्पों में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम 267 मीटर प्रति सेकेंड और वाष्प में 477.5 मीटर प्रति सेकेंड तथा जल में 1484 मीटर प्रति सेकेंड से अपेक्षाकृत अधिक, और लोहे की छड़ 5130 मीटर प्रति सेकेंड से में सर्वाधिक होगी। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में होगा जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर क्यों होती है?
क्योंकि एक धागे की अनुप्रस्थ तरंगें हैं ये। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा के कारण जल में, अगर हम करें इस क्वेश्चन के आंसर को दिखा दिया जाए तो यहाँ पे ये होगा। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह के लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण करते हैं। 15 MIR मशीन निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंगों का। MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। यहाँ पे चुंबकीय अनुनाद या चित्रण, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण एक चिकित्सीय तकनीक है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीन में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और भी क्वेश्चन जैसे हमारे हैं यहाँ पे कि शिकार, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं वो, ठीक है। चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि स्थिति निर्धारण विधि के द्वारा अपने शिकार एवं मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। यह दोनों जीव पराश्रव्य ध्वनि तरंगों उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि तरंग रडार द्वारा परिक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट में टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। इस प्रकार यह अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावटों की दिशा और दूरी का अनुमान लगाते हैं। ध्वनि तरंगें ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस गैस दोनों माध्यम में, अगर ऑप्शन के अनुसार चल तो सकती है तीनों माध्यम में, लेकिन ऑप्शन में क्या है? ठोस गैस माध्यम। ध्वनि तरंगें संचरण के लिए, अब यहाँ देखें कि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम को उसको ज़रूरत होती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रव्यों में अपेक्षाकृत अधिक और ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो गामा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे इसका सही बिल्कुल ऑप्शन नंबर। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। ये इसका डेफिनेशन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ पे दिया गया है कम तरंगदैर्घ्य, उच्च आवृत्ति, उच्च ऊर्जा, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव किरण और रेडियो किरण। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ फैक्ट दे दिए गए हैं और भी क्वेश्चन है, जैसे सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का, एक्स किरणों का प्रयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। देखिए, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन मानव शरीर के अंगों की चिकित्सकीय परीक्षण की एक विधि है जिसमें एक्स किरणें एवं कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों के चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से एवं विभिन्न कोणों से किया जाता है। दो उत्तरोत्तर भृंग यानी क्रिस्ट श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं, हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में एक कण द्वारा उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग जानते भी हैं, ये इस तरह से तरंगदैर्घ्य। किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर लगातार यानी श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बिल्कुल गलत।
कास्मिक किरण के बारे में, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये सही है। यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित प्रकाश किरणों से बनी होती है, बहुत सही। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। लेकिन वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये गलत बात है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। यह उच्च ऊर्जा का विकिरण है जो मुख्यतः सौरमंडल के बाहर उत्पन्न होती है। यह किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कास्मिक किरणों की खोज वर्ष 1912 में वैज्ञानिक विक्टर हेस द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को बारे में देख लेते हैं। भौतिक संबंधी खोज आविष्कारक के बारे में, जो खोज और आविष्कारक के बारे में खोजकर्ता का नाम है। पहला जो है हमारा देखने की बात हो रही है, देखिए ये यहाँ देखेंगे, गति विषयक नियम आइजैक न्यूटन ने दिया। गति विषयक नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। गति विषयक नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। दाब का नियम किसने दिया? ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल। दाब का नियम किसने दिया? ब्लेस पास्कल ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और भी देख लेते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। आइजैक न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। प्लावन का सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज का है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जेम्स प्रिस्काट ने खोज की। जेम्स प्रिस्काट जूल ने खोज की। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसकी है? डेफिनेशन किसने की? जेम्स प्रिस्काट जूल ने की थी। विद्युत प्रतिरोध का नियम जॉर्ज ओम। विद्युत प्रतिरोध का नियम जॉर्ज ओम। ठीक है। विद्युत आकर्षण का नियम चार्ल्स कूलाम। विद्युत ऊष्मा प्रभाव जेम्स प्रिस्काट जूल। ठीक। विद्युत धारा एलेक्जेंड्रा ओल्टा। विद्युत धारा किसने दिया? एलेक्जेंड्रा ओल्टा। विद्युतीय तरंग हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है। विद्युत बैटरी किसने दी? अलेक्जेंड्रा ओल्टा। विद्युत धारा और विद्युत बैटरी दोनों अलेक्जेंड्रा ओल्टा ने दी। स्थिर विद्युत थेल्स ने दी। स्थिर विद्युत थेल्स ने। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाश की गति अर्मंड फीजो ने दी। प्रकाश की गति अर्मंड फीजो ने। प्रकाश के अपवर्तन का नियम विलबोर्ड स्नेल ने किया। प्रकाश के अपवर्तन का नियम विलबोर्ड स्नेल ने किया। उसी तरीके से प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत हाइजेंस ने दिया। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेंस ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तीकरण थॉमस यंग ने दिया। प्रकाश की द्रव्यों की चाल फोकाल्ट ने दिया। प्रकाश की द्रव्यों की चाल फोकाल्ट ने दिया। उसी तरीके से हम लोग कुछ और चलते हैं। परमाणु का कृत्रिम विखंडन एनरिको फर्मी ने दिया। परमाणु का कृत्रिम विखंडन एनरिको फर्मी ने दिया। प्रेरक कुंडली रूमकार्फ ने दिया। लागेरिथम जॉन नेपियर ने दिया। और भी देखते हैं हम लोग। नाभिकीय विखंडन ऑटो हान एवन स्ट्रासमैन ने दिया। नाभिकीय विखंडन ऑटो हान एवन स्ट्रासमैन। डायोड वाल्व किसने दिया? सर जे फ्लेमिंग ने दिया। ट्रायोड वाल्व किसने दिया? लीडी फॉरेस्ट ने दिया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने। लेसर किरण थियोडोर एच मेमन ने दिया। अति चालकता केमरलिंग ओंस ने दिया। न्यूट्रिनो वुल्फगैंग पाउली। सेल्सियस पैमाना एंडर्स
एंडर्स सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, डेनियल गैबियन फ़ारेनहाइट। ये थे भौतिक विज्ञान से कुछ फैक्ट हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।